हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि हमने इसके अंदर ITF वाला जो चैप्टर है मैथ्स के अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं, उस बेस कुछ जो क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं एक और लेक्चर बनाऊंगा। और आज हम जैसे कि स्टार्ट करने वाले अपना जो फर्स्ट लेक्चर है इंटीग्रेशन। अब हम स्टार्ट करने वाले अपना नया चैप्टर इंटीग्रेशन। तो बेसिकली इंटीग्रेशन जो चैप्टर है वो बहुत ही एक अच्छा सा टॉपिक है। इसके अंदर इसके क्वेश्चन करने में भी अच्छा लगता है और बहुत ही इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, तो पढ़ने के लिए भी बहुत ही इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इंटीग्रेशन का जो बेसिकली मीनिंग होता है वो इंटीग्रेशन का मीनिंग हम इन जनरल हम समझ सकते हैं सम ऑफ एरियाज। सम ऑफ एरिया, देखो हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर एरियाज का क्या करते हैं, सम निकालते हैं। इन जनरल देखो इंटीग्रेशन बेसिकली एरिया निकालने के लिए ही हमें काम में है ना, एरिया निकालने के लिए हेल्प करता है। तो देखो इसके कुछ टाइप्स है, कुछ टू टाइप्स के इंटीग्रेशन होते हैं। फर्स्ट है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट देखो इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन में बस इतना ही है कि इनडेफिनेट के अंदर जो बेसिकली जो आंसर आने वाला है वो हमारा एक फाइनाइट नहीं होता, और डेफिनेट के अंदर जो आंसर आने वाला है वो क्या होता है, हमारा फाइनाइट होता है। तो बेसिकली ये जो चीज़ें इनडेफिनेट और डेफिनेट के अंदर क्या होता है, ये ज़्यादातर हम क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जब हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं किसी फंक्शन का, तो फाइनल में लास्ट में हम क्या करते हैं प्लस सी ऐड करते हैं, यानी कि एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं जिसका मीनिंग होता है कि फैमिली ऑफ कर्व। वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर अब डिस्कस करने वाले हैं कि उसके अंदर क्या होता है। ठीक है, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि इंटीग्रेशन चैप्टर के साथ साथ कि इंटीग्रेशन चैप्टर देखो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस पे बेस दो चैप्टर इस पर डिपेंडेंट है, एक तो एरिया अंडर द कर्व और साथ ही साथ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि अगर हमने इंटीग्रेशन अच्छे से कर दिया तो इसके साथ साथ जो दो चैप्टर और है एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन, वो दोनों के दोनों चैप्टर है वो साथ में क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। और देखो मेनली पढ़ने के लिए हमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ही है, क्योंकि जो सारे तरीके हैं वो हम क्या कर लेंगे इनडेफिनेट के अंदर कर लेंगे। बस डेफिनेट के अंदर तो हमें क्या करना है, बस किसी फंक्शन का लोअर और अपर बाउंड के अंदर इंटीग्रेशन करना है, जैसे ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यानी कि जब लोअर इंडेक्सिंग और अपर इंडेक्सिंग के बीच में अगर किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो तो इसका मतलब इसका जो आंसर आने वाला है वो हमेशा क्या होता है, फाइनाइट। यानी कि इसका जो एरिया मिलता है पर्टिकुलर किसी बाउंड्रीज के अंदर वो फाइनाइट मिलता है, और इसके अंदर ऐसा कुछ सीन होता नहीं है। ठीक है, इसलिए पहले वाले के अंदर फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए इसके अंदर सबसे पहले इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ लिया, तो इसके ऊपर जो है एरिया अंडर द कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों चीज़ें हैं वो क्या हो जाएगी हमारी और स्ट्रांग हो जाएगी। तो हमारे लिए क्या है कि इंटीग्रेशन का पता चल गया कि कितना बहुत ही इसका ज़्यादा महत्व है, कि इसको पढ़ने से AUC और डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके जेई के अंदर आते हैं वो हमारे सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम बात करें बेसिकली इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के अंदर होता क्या है, जैसे इसके अंदर कुछ पॉइंट्स काउंट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। यानी कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यानी कि अगर किसी भी फंक्शन को, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, d/dx, अगर तुम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो जैसे कि f ऑफ x है, इस f ऑफ x फंक्शन को क्या किया, सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया और माना कि इसका डिफरेंशिएशन मिला f ऑफ x। ठीक है, हमने क्या किया d/dx, इस f ऑफ x फंक्शन को क्या किया है, सबसे पहले डिफरेंशिएट किया और हमें मिला f ऑफ x। इसका मतलब रिवर्स प्रोसेस कैसे, इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो आज हम f ऑफ x dx को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आज हमें जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है f ऑफ x प्लस सी। तो ये जो प्लस सी है,
प्लस सी आना ही इस इंटीग्रेशन को क्या बनाता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। जब ये प्लस सी नहीं होगा तो इसका मतलब ये जो आंसर आने वाला है वो कुछ फाइनाइट होता है, उसको हम कुछ डेफिनेट जैसा कुछ इन कहने वाले हैं। तो देखो सी जो होता है, सी की प्रेजेंस ही इस फंक्शन को, ये जो इंटीग्रेशन को है वो क्या बनाता है, इनडेफिनेट। इसको हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको हम कहने वाले हैं आज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। इसको हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इसको हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। देखो जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं इसको कहते हैं इंटीग्रैंड। इसको इंटीग्रैंड कहते हैं। और ये जो फाइनली इस फंक्शन का जो क्या होता है, इंटीग्रेशन मिलता है, उसको क्या कहते हैं, इंटीग्रल। तो इसका मतलब कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ये जो कंप्लीट प्रोसेस होता है जहां पर हमें क्या मिलता है, इंटीग्रल मिलता है, तो दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का ये बेसिकली ये इतना सा कॉन्सेप्ट होता है। इसका जो साइन होता है वो कुछ इस तरह से टिल्ड साइन से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर कुछ और भी जैसे पॉइंट्स है, अगर हम इसकी ज्योमेट्री समझे, देखो इसकी ज्योमेट्री समझने के लिए देखो हमें पता है कि बेसिकली ये जो प्लस सी आता है कि सर इस प्लस सी का जो सिग्निफिकेंस है वो अभी भी हमें क्लियर नहीं हुआ कि इसका मतलब ये प्लस सी का जो बेसिक मीनिंग क्या है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसकी ज्योमेट्री पढ़ते हैं कि बेसिकली इसके अंदर क्या ऐसा होता है जहां पर हमें सी की वैल्यू चेंज करने पर डिफरेंट सिचुएशन, जो डिफरेंट जो आंसर आने वाला है वो अलग अलग आंसर किस तरीके से मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो था, सेकेंड पॉइंट हम कंसिडर करते हैं जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की। देखो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में जो बेसिक एक एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में भी दे रखा है इस तरीके से कि जैसे मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इक्वल्स टू, देखो इसका जो इंटीग्रेशन मिला है वो x² प्लस सी मिला है। इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इक्वल्स टू x² प्लस सी, ये बेसिकली एक पैराबोला की है ना, ये जो फाइनली आउटपुट है ये क्या दे रखा है, ये एक पैराबोला दे रखा है ना। पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू 4ax या फिर x² इक्वल्स टू 4ay, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दे रखा है, y इक्वल्स टू x² प्लस सी। थोड़ी देर के लिए इसको अलग से ले लेते हैं, y² इक्वल्स टू y, ठीक है, y इक्वल्स टू x² प्लस सी। सोचो अगर इसके अंदर थोड़ी देर के लिए मैं कुछ वैल्यू कंसिडर करता हूँ, जैसे c इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 2, इसी तरह से मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ c इक्वल्स टू -1, ठीक है। कुछ एक वैल्यू मैंने कंसिडर कर दी तो उसके जो करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिला वो कुछ ऐसा मिला, y इक्वल्स टू यहाँ पर मिला x², यहाँ पर मिला y इक्वल्स टू x² प्लस 1, यहाँ पर जो मिला y² इक्वल्स टू x² प्लस 2। इसी तरह से बहुत सारे कर्व मिलके y² नहीं, मैंने स्क्वायर लिख दिया है ना, y इक्वल्स टू यहाँ पर भी क्या आ जाएगा अपना, लास्ट में भी y इक्वल्स टू x² माइनस 1। देखो जब मैंने c को 0 रखा y इक्वल्स टू x² जैसा मिला यहाँ पर, जब मैंने c1 रखा तो y इक्वल्स टू x² प्लस 1, c2 रखा y इक्वल्स टू x² प्लस 2, c-1 रखा y इक्वल्स टू x² माइनस 1। इसी तरह से c अगर मैं -2 भी रखूँ तो यहाँ पर y इक्वल्स टू x² माइनस 2, ऐसा कुछ मिलने वाला है, ठीक है। अब इतने सारे हमें क्या मिल गए, कर्व मिल गए। तो इसका मतलब देखो ये तो सारी एक फैमिली हो गई किस पैराबोला की, y² है ना, y इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा y² इक्वल्स टू 4ax, ऐसे ही मान लेते हैं, x² है ना, x² वाली फैमिली है। मैंने क्या y² वाली फैमिली कंसिडर करती, यहाँ पर जो फैमिली है वो कुछ x² इक्वल्स टू 4ay, x² इक्वल्स टू 4ay।
देखो इन जनरल पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay का मतलब देखो x की पावर क्या है, इवन है, यानी कि इसका जो कर्व है वो y एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या मिलने वाला है, सिमेट्रिक मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये जो सारे कर्व है वो y एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या मिलने वाले, सिमेट्रिक मिलने वाले हैं। तो देखो इसको हम प्लॉट करते हैं, इसको मैंने क्या कर दिया, x और y प्लेन में है ना, प्लॉट कर देते हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पर भी इस तरह से ये x एक्सिस और यहाँ पे इसको बना दिया y एक्सिस। अब हम क्या करते हैं, इसको एक एक को प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देखो x की पावर इवन है यानी कि कर्व y एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक मिलेगा। x 0 रखने पर इसके करस्पॉन्डिंग जो y मिल रहा है वो भी क्या मिल रहा है, आज 0 मिल रहा है। तो यानी कि ये वाला कुछ इस तरह से पैराबोला बनने वाला आज किसके लिए, c इक्वल्स टू 0 के लिए। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं, थोड़ा अलग कलर से बना देते हैं इसको। देखो नेक्स्ट जो बनने वाला है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखो x को 0 रखा तो y कुछ 1 मिला, यानी कि इसके ऊपर शिफ्ट होता रहेगा, मतलब ऐसा इस तरीके से, ठीक है। इसी के बाद इसके लिए देखो c हमें कितना मिल रहा है, c इसके लिए 1। इसी तरह से और इसको अलग कलर से बना देते हैं, यहाँ से एक और ऊपर बनाए तो ये एक पैराबोला जिसके लिए c इक्वल्स टू कितना मिल रहा है, c इक्वल्स टू 2। तो c2, c1 और c0, जैसे जैसे c बढ़ता रहेगा यहाँ पर ऊपर पैराबोला की क्वांटिटी बढ़ती रहेगी। सेम थिंग अगर यहाँ पर भी कंसीडर करें तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मिलने वाला है। जब एक -1 करो यानी कि c की वैल्यू क्या है, -1 है, नीचे डाउनवर्ड में शिफ्टिंग होती रहेगी, मतलब ऐसा कुछ बनता रहेगा। यहाँ पर भी डाउनवर्ड के अंदर ये शिफ्टिंग होती रही। इसके लिए c की वैल्यू क्या मान लेते हैं, -2। इसका मतलब देखो एक चीज़ हमें क्लियर हो गई कि इसका मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जो आंसर आने वाला है उसके अंदर जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, और मैंने पहले से ही बता रखा है कि इन प्रेजेंस ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वही इस इंटीग्रेशन को क्या बनाता है, इनडेफिनेट बनाता है। तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ, है ना, सी की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें बेसिकली मिल क्या रहा है, डिफरेंट ग्राफ मिल रहा है, और सारे ग्राफ एक पैराबोलिक कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ ही साथ ये वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या मिल रहा है, सिमेट्रिक भी मिल रहा है। इसका मतलब ये तो सारी फैमिली हो गई। इसका मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये कंप्लीट यहाँ पर जो मैंने बताया है ये क्या है, फैमिली ऑफ कर्व्स। ये सारी की सारी क्या, फैमिली ऑफ कर्व्स। इसका मतलब क्या हो गया, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है वो एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ये मुद्दे की बात है। मेन मुद्दे की बात क्या है कि अच्छा हमें सर इसकी ज्योमेट्री भी समझ में आ गया कि बेसिकली हम जो सी लगाते हैं इसका बेसिकली जो मीनिंग होता है वो क्या होता है। तो इसकी ज्योमेट्री भी समझ ली कि अच्छा सी की प्रेजेंस इसको इनडेफिनेट बनाती है। तो सी की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमें क्या मिलेंगे, डिफरेंट ग्राफ मिलेंगे। तो इसका मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, किसी भी फंक्शन को जब इनडेफिनेटली अगर इंटीग्रेट करते हो तो उसके आंसर में जैसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट ग्राफ मिलना उसकी फैमिली को रिप्रेजेंट करने जैसा होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, उसकी फैमिली, कंप्लीट फैमिली के कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब हम करते हैं कुछ फंडामेंटल्स, थ्योरम्स भी है इसके अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया। सेकंड पॉइंट हमने क्या, ज्योमेट्री समझ ली, बेसिक इंटीग्रेशन इसका यूज भी समझ लिया कि हमें कहाँ कहाँ इसकी हेल्प, कहाँ कहाँ इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटल थ्योरम्स। तीसरा पॉइंट हम इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम्स। देखो फंडामेंटल थ्योरम्स ये तो बहुत ही बेसिक है। फंडामेंटल थ्योरम्स का मतलब कि जब हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने वाले हैं तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे कि फर्स्ट अगर मैं बात करूँ इसके अंदर कि अगर फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ के एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, जहाँ के कोई भी कॉन्स्टेंट है, के कोई भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसका मतलब k को थोड़ी देर के लिए बाहर रख के हम इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू डी एक्स कर सकते हैं, ठीक है। k को क्या कर दिया, कांस्टेंट रख दिया बाहर, कांस्टेंट हमेशा बाहर रहता है, और f ऑफ x डी एक्स को हमने क्या कर दिया, फाइनली इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। k f ऑफ x डी एक्स, के कांस्टेंट f ऑफ x इंटू डी एक्स। इसी तरह से इसका जो सेकंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका मतलब अगर कोई भी दो फंक्शन प्लस माइनस की फॉर्म में इस तरह से
कर रखे होते हैं तो इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेटली डिफरेंट करके इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। यानी कि अगर कोई भी फंक्शन इस तरह से प्लस माइनस की फॉर्म में दे रखे होते हैं तो इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेटली अलग अलग दो फंक्शनों में कन्वर्ट करके इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसी तरीके से थर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसके अंदर कि अगर कोई भी इवन फंक्शन है, कोई भी इवन फंक्शन, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो इन जनरल अगर हम बात करें तो वो कुछ ऑड के केस में आने वाला है। जैसे कि इसके अंदर हम काउंट करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, इसके अंदर हमने कंसिडर कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो यहाँ पर मिलने वाला है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। यानी कि इस फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये कुछ और जैसा सीन बनने वाला है, लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अगर y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाएं तो अगर यहाँ पर c की वैल्यू 0 है तो कुछ ऐसा ग्राफ बनने वाला है। इसी तरह से डिफरेंट ऑफ है ना c की वैल्यूज़ के लिए ग्राफ ऊपर नीचे शिफ्ट होता रहेगा। इसका मतलब ये ऑड नहीं है, ये भी नहीं है, इसका मतलब ये हमेशा नॉट नेसेसरी, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कुछ बनने वाला है कि ये ऑड ही रहेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन के केस में हमेशा इसका जो आउटपुट आने वाला है वो हमेशा क्या होगा, इवन होगा। जैसे कि अगर हम बात करें x इंटू डी एक्स तो इसका जो इंटीग्रेशन हमेशा मिलने वाला है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, या 2x की बात करें तो 2x dx के अंदर क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस सी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस तरीके से ये हमेशा ही क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। इवन क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि एक्स स्क्वायर प्लस सी एक पैराबोलिक कर्व होता है जो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या होता है, सिमेट्रिक बनने वाला है। यानी कि इसकी जो फैमिली ऑफ कर्व होगा वो हमेशा क्या होगा, इवन ही होगा, वो कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे शिफ्ट होता रहेगा, जो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हमेशा ही सिमेट्रिक बनने वाला है। इसी तरह से इसकी अगर हम फिफ्थ प्रॉपर्टी अगर हम कंसिडर करें तो फिफ्थ प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पर मिलने वाला है कि अगर किसी फंक्शन का डी अपॉन डी एक्स, जिसका ऑलरेडी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। देखो एक फंक्शन है, सबसे पहले उसका इंटीग्रेशन किया गया और इंटीग्रेशन करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन किया गया, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में एक दूसरे से कैंसल आउट होकर ओनली फॉर फंक्शन मिलने वाला है एफ ऑफ एक्स। इसी तरह से इसकी जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी अगर हम काउंट करें डी अपॉन डी एक्स, इस तरीके से सबसे पहले हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, इसका हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, और डिफरेंशिएशन जो मिल रहा है इसका कंप्लीट हमने आउटपुट फंक्शन का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो यहाँ पर जो फंक्शन मिलने वाला है, अब क्योंकि देखो बाहर सबसे बाहर इंटीग्रेशन हो रहा था, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि फाइनली फंक्शन का डिफरेंशिएशन होने के बाद जो फंक्शन मिलेगा उसका डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या है, एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो इसका मतलब इसका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। लास्ट हम इसके अंदर प्रॉपर्टी कंसिडर करते हैं सेवंथ प्रॉपर्टी। सेवंथ के अंदर यहाँ पर मिलने वाला है अपना सेवंथ कि इसके अंदर जैसे माना कि कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन माना कि मिला है फाई 1x। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन मिला है अपने पास फाई 2x, ठीक है। इसका मतलब फाई 1x माइनस फाई 2x, फाई 1x माइनस फाई 2x हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी रहने वाला है, यानी कि फाई 1 माइनस फाई 2, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी रहने वाला है। इसका मतलब जैसे हमने इन जनरल अगर इसके अंदर हमने कंसिडर किया था कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जैसे कि हमने 2x dx लिया था तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिला था। इसी तरह से एफ ऑफ एक्स सेम 2x dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3, इस तरह से फैमिली ऑफ कर्व मिले थे। तो किन्हीं भी दो फैमिली ऑफ कर्व का जो डिफरेंस है वो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी रहने वाला होता है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ फंडामेंटल्स थ्योरम थी। चलिए, थैंक यू सो मच।